गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मैंज और मैं होंडा सिविक 11 जनरेशन के एक्सपर्ट रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर होंडा ने 1993 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की और 5th जनरेशन होंडा को पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया। उसके बाद से लेके अब तक डिफरेंट जनरेशन आ गई और लास्ट जो 10th जनरेशन है जब वो आई थी तो उसके आने के बाद मार्केट के अंदर एक जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर भी था। दो तरीके का शोर था, एक तो वो पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे ज़्यादा जो है ना सिविक की जनरेशन थी जो कि 10th जनरेशन थी। उसके अंदर होंडा ने 3 वेरिएंट्स लाए थे जिसमें टर्बो और नॉन टर्बो इंजन भी थे। ये भी याद रहे कि सबसे पहली बार होंडा ने एक जिसे कहते हैं बड़ा एग्रेसिव कदम उठाया था लास्ट जो सिविक 10th जनरेशन थी उसके लॉन्च में कि उन्होंने मैनुअल वेरिएंट को ख़त्म कर दिया था। इससे पहले आने वाली तमाम सिविक में मैनुअल और ऑटो दोनों वेरिएंट आते थे, बट ये एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं आप कि उन्होंने रिसर्च की मार्केट में कि कंज्यूमर जो होंडा का कंज्यूमर है ख़ास तौर पे उसके लिए मैनुअल गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 10th जनरेशन सिविक के लॉन्च के बाद हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि उसके अंदर क्वालिटी के काफ़ी जो है ना इश्यूज़ थे, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी उसमें इश्यूज़ थे। दैन उस टाइम पे जब टर्बो लॉन्च की गई थी तो उसके साथ भी काफ़ी इशू थे बिकॉज हमारे मुल्क में फ्यूल क्वालिटी जो है उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाई थी और आप लोगों को गाहे बगाए ये बताते रहे थे कि उसके अंदर क्या बिल्ड इश्यूज़ हैं। लेकिन होंडा ने एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने का सबूत दिया था और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ को फिक्स किया था। एंड टुवर्ड्स द एंड जब 10th जनरेशन के अंदर टर्बो RS वेरिएंट आया तो उसके अंदर जो नॉकिंग के इश्यूज़ थे या जो बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ थे उनको काफ़ी हद तक फिक्स कर लिया गया था और हम लोगों ने आप लोगों के लिए उसका एक डिटेल रिव्यू भी बनाया था। आज जो आने वाली सिविक है इसकी एंटिसिपेशन इसलिए इतनी ज़्यादा थी मार्केट में कि इसको इससे पहले नॉर्थ अमेरिकन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं US में उनके लिए भी ये बेस्ट कार समझी जाती है और पाकिस्तान के यूथ के अंदर भी मेरा ख्याल है होंडा जो है ना वो अगर मैं कहूँ कि यंगस्टर्स की जो फेवरेट सेडान है तो ये बात गलत नहीं होगी। सो इस वजह से इस गाड़ी की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी। होंडा पाकिस्तान ने एक बात जो कि अच्छी की है वो ये है कि दुनिया में आने वाली जनरेशन को ही पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। इससे पहले हम उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं कि होंडा सिटी के अंदर उन्होंने डिले किया था, बट सिविक के केस में ये सिविक मेरा ख्याल है दुनिया के पाकिस्तान वो उन रीजन में थे जो कि अर्ली अडैप्टर्स ऑफ न्यू जनरेशन है। तो ये एक खुशाइन बात है। हम इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ चलते हैं तो होंडा पाकिस्तान ने इसको बेसिकली 3 वेरिएंट के अंदर जो है लॉन्च किया है, स्टैंडर्ड, ओरियल एंड टर्बो RS। साथ साथ मैं आपको कोशिश करूंगा कि बताता रहूं कि इनके डिफरेंट वेरिएंट्स में क्या फ़र्क है। लेकिन अगर आप डिटेल में वेरिएंट्स कंपैरिजन चाहते हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं और वहां पे तीनों ट्रिम्स को सिलेक्ट करके आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन किस किस गाड़ी में मौजूद हैं और कौन सी ऑप्शन किस गाड़ी में मौजूद नहीं है। मैं एक्सटीरियर पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इसका एक ओवरऑल जो है फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए गए थे जो आप इस पॉपअप बैनर पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन आपको चीदा बातें बता दूंगा। सबसे पहले अगर आप गाड़ी के फ्रंट के ऊपर देखें तो आपको फ्रंट जो है बड़ा बल्कि लगेगा, खासतौर पर जो इसका अपर लिप है ये ऐसा लगता है कि किसी ने कोई लिप फिलर कराया। अगर आप पुरानी सिविक के इसको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बल्कि है और 90s का जो डिज़ाइन फीचर्स है ना वो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। आपको देखते हैं, अगर मैं अपनी एज के लिहाज से देखूं तो मुझे अच्छी तरह याद है 90s में गल्फ वॉर हुई थी और पाकिस्तान में बहुत सी गाड़ियाँ जो है ना गल्फ से इम्पोर्ट की गई थी और उनके जो फ्रंट थे और ख़ासतौर पर बैक था वो इसी तरह एक्सटेंडेड या बल्कीनेस शो करता था। सो इसके फ्रंट के पूरे डिज़ाइन फीचर में मेरे ख्याल से जो सबसे डिस्टिंक्टिव चीज़ है वो इसका ये अपर लिप है जो कि बहुत बल्कि उसमें बल्क हेड होने में ऐड करता है। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको हनीकॉम जो मैश ग्रिल है वो मिलती है और नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे। फ्रंट ग्रिल जो है वो समझ लें पहले वाली गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंटली क्रोम की नज़र आती है, इसमें बड़ी नॉन एग्जिस्टेंस है और आपको बड़ी जो है ना उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर कहीं गुमी भी मिलती है जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। सो फ्रंट हेडलाइट जो है इसमें LED हेडलैम्प्स मौजूद हैं, साथ DRLs हैं और साथ ही उसके टर्न सिग्नल मौजूद है। याद रहे ये जो LED हेडलैम्प्स हैं ये सिर्फ टर्बो RS वेरिएंट के अंदर है और बाकी 2 बेस वेरिएंट के अंदर आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है जो कि मेरे ख्याल से अगेन जो ओरियल लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। साइड पे अगर आए तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रंट का जो इसका बल्कीनेस है, एक जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर मुझे लगा डिज़ाइन में जो कि पहले नहीं था, तो ये आपका फ्रंट जितना है यहाँ से लेके नीचे तक पूरा 1 यूनिट है। वरना होता ये था कि आपकी ग्रिल अलग है और बम्पर अलग है, बट ये ऑल इन 1 यूनिट है। साइड पे जो आप गाड़ी पे सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि मैट ब्लैक कलर में। याद रहिए सिर्फ टर्बो वेरिएंट के अंदर आपको मैट ब्लैक में मिलेंगे और 17 इंच के रिम मिलेंगे। जो आपके ओरियल और स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको हाइपर फिनिश के अंदर 16 इंच के व्हील मिलते हैं। इसके साथ आपको BG थंडर मैक्स जो है जनरल टायर का जो एक ब्रांड है वो मिलेगा, 215 साइज़ का टायर है। अगेन पूरी गाड़ी के अंदर टर्बो RS के अंदर आपको पियानो ब्लैक का जो कम्बिनेशन है हर कलर के साथ वो मिलेगा। सो आपके साइड व्यू मिरर्स,
आपका शार्क फिन एंटीना, आपके डोर लॉक हैंडल्स, ये तमाम जो हैं आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें सी सेगमेंट सेडान के अंदर, तो मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान में आने वाली सी सेगमेंट सेडान में से सबसे लंबी कार होगी और इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो पिछली गाड़ी से भी 2 इंच ज़्यादा है। सो रेयर एंड पे जाने से पहले मैं आपको 2 कैरेक्टर लाइन्स दिखाना चाहता हूँ। इसके साइड पे 2 कैरेक्टर लाइन्स हैं, एक ऊपर चल रही है और एक नीचे आपको नजर आएगी, जो कि आपके यहाँ पे साइड स्कर्ट से भी मिलती है। रेयर एंड की तरफ अगर आए तो गाड़ी का रेयर एंड भी बहुत खूबसूरत है और खास तौर पे अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि ऑडी से इंस्पायर्ड है। खास तौर पे ऑडी A4 की अगर लाइट्स आप पीछे से देखें तो बिल्कुल इसी शेप की होती हैं। डिज़ाइन फीचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लुक या जो इसे कहते हैं एक डिस्टिंक्टिव लुक ऐड करता है ये जो इसका रेयर स्पॉइलर है, ये भी पियानो ब्लैक कलर में। सो रेयर लाइट जो है गाड़ी की वो भी बहुत खूबसूरत है, अगर आपको नजर आ रही हो तो इसके अंदर ये LED कर्टन स्टाइल की जो लाइट्स है वो चल रही हैं। नीचे इसके आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, उससे नीचे डुअल एग्जॉस्ट जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर है टर्बो RS में, और वेरिएंट्स में नज़र आपको नहीं आएगा। सो ओवरऑल मेरे ख्याल है लुक्स के लिहाज से गाड़ी के जो नंबर है वो पूरे हैं, बेशक वो फ्रंट हो बैक हो, गाड़ी की बड़ी एक मॉडर्न सी लुक है। सो अब मैं आपको इसकी डिग्गी खोल के दिखाता हूँ। डिग्गी के अंदर सॉफ्ट क्लोज ओपनिंग नहीं है, लेकिन बड़े आराम से खुलती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ये मैं हमेशा बताता आया हूँ और मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि गाड़ी पिछली वाली में जो है ये नमदे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जो कि साउंड डैम्पिंग के लिए यूज़ होता है, और ये जो हिंजेस थे ये भी अनकवर्ड थे, तो ये दोनों चीज़ें कवर की गई, अच्छी बात है। बाकी भी पूरे ट्रंक के अंदर आपको ये मटेरियल नज़र आता है, जिससे आपको जो साउंड प्रूफिंग भी मिलती है और गाड़ी की एक फील भी बेहतर आती है। डिग्गी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसके अलावा इसकी डिग्गी में आपको फुल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा, साथ इसके टूल किट है। एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो इसमें देख रहा था, एक अच्छी ऑप्शन है गाड़ी के अंदर, अगर इसकी चाबी आपकी डिग्गी के अंदर रह जाए तो ये आपकी डिग्गी बंद नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन है। अक्सर लोग गाड़ी की चाबी कहीं रख के भूल जाते हैं, या गाड़ी की चाबी के अंदर लॉक हो जाए तो बड़ा मसला होता है। सो ओवरऑल एक्सटीरियर लुक में मेरे ख्याल से गाड़ी बहुत खूबसूरत है। और अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर इसका कैसा बनाया है। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें 2 किस्म की चाबियाँ आती हैं। गाड़ी में स्मार्ट एंट्री मौजूद है, तो अगर रिमोट मेरी जेब में है तब भी मैं गाड़ी में एंटर कर सकता हूँ बड़े आराम से विदाउट प्रेसिंग एनी बटन। उसके अलावा एक वॉलेट की दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इसको अपने वॉलेट में रख लें या अपनी जेब में रख लें, और ये जब आपकी जेब में है, एज यू अप्रोच द कार और आप इसको हाथ लगाएंगे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अगेन इट्स अ गुड फीचर। सो फ्रंट सीट में एंट्री एग्जिट कन्वीनियंटली हो जाती है, काफ़ी आपको हेड रूम भी है, लेग रूम आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बैक सीट पे चल के देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है, सो देखते हैं पिछली सीट के अंदर एंट्री एग्जिट और सीटिंग कैपेसिटी कैसी है। सो समबडी ऑफ माई हाइट एंट्री एग्जिट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इसका जो पिलर है ये थोड़ा ऐसा है कि अगर किसी का कद थोड़ा लंबा हो तो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अब मैंने अगली सीट फुल पीछे की हुई है और काफ़ी एम्पल स्पेस मौजूद है, सो येस लेग स्पेस इज़ नॉट एन इशू। और जो पिछली सीट है इसके ऊपर 2 एडल्ट तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं लॉन्गर जर्नी के लिए। और जो सेंटर है इसके अंदर भी अगर मैं देखूँ जाके तो येस इट्स नॉट दैट अनकम्फर्टेबल कि मैं शायद अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पिछली सीट के ऊपर आप 3 एडल्ट्स को भी बिठा सकते हैं, बट कन्वीनियंटली अगर देखा जाए तो 4 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। फ्लोर बेड जो है वो फ्लैट नहीं है। और अगर पिछली सीट पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे AC की जालियाँ मिल रही हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे एक डब्बी खाली नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर USB की चार्जिंग मिल जाती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था। बाकी जो ओवरऑल इसकी पीछे की सीट की अगर हम फील की बात करें, सॉफ्टनेस की बात करें, या सेफ्टी या कंफर्ट ऑप्शन की बात करें, चाइल्ड आइसोफिक्स जो है, एंकर्स मौजूद है, आर्म रेस्ट है, उसके अंदर कप होल्डर है और दरवाज़ों के अंदर भी कप होल्डर है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है पिछले कैबिन के अंदर भी पैसेंजर जो है उसके कंफर्ट का ख्याल रखा गया है। इंटीरियर के अंदर जो आप पहली चीज़ फील करेंगे ना गाड़ी के अंदर, सो एक ओवरऑल न्यू रिफ्रेशिंग लुक है। जैसा मैंने आपको बताया कि साइड प्रोफाइल गाड़ी की शायद पिछली गाड़ी से मिलती जुलती है, बट इंटीरियर ऑल टुगेदर एक आपको ब्रांड न्यू लुक देता है और बहुत ही मॉडर्न लुक है इसके अंदर। खास तौर पे अगेन जिस तरह नई आने वाली तमाम गाड़ियों में पियानो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से ये जो इसकी AC की ग्रिल है ये बड़ी हनी वेब स्टाइल की, जिस तरह वो जो होता है ना शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उस स्टाइल की इसके अंदर डिज़ाइनिंग है, और बड़ा नॉन कन्वेंशनल सी AC की जो इसकी वो डिज़ाइनिंग है। येस इसकी सफाई जो है वो कल को एक इशू बन सकती है, बट अभी खूबसूरती में इसके नंबर पूरे हैं। बाकी अगर आप इधर से देख लें तो आपको ये जो प्लास्टिक है इसके उन्होंने, क्योंकि अगेन टर्बो RS वेरिएंट के अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने कट दिया कि शायद ये कार्बन फाइबर स्टाइल है, बट ये प्लास्टिक मटेरियल है, बट इसको स्पोर्टी इन्होंने लुक दी है। इसी तरह का मटेरियल आपको गेयर के साइड पे भी मिलेगा। रेड स्टिचिंग जो है आपको पूरी गाड़ी के अंदर नज़र आएगी। अगेन ये टर्बो RS के अंदर जो है डिस्टिंक्टिव फीचर है। स्टीयरिंग व्हील लेदर का है और उसके अंदर भी आपको रेड स्टिचिंग मिल रही है। दरवाज़ों में, सीटों पे, गियर नॉब के ऊपर आपको ये रेड स्टिचिंग मिल रही है। और जो ये पूरी इसकी जो रेड जो है ना, इसके अंदर जो रेड कलर का यूज़ है वो आपको ना सिर्फ खाली इसके इस सीटों में मिल रहा है, बल्कि इसके मीटर के साइड पे भी आपको रेड लाइनिंग नज़र आएगी।
सो ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है ना, वो ऐसे लगता है कि जो मसल अमेरिकन कार्स होती है ना, तो उसकी जो पूरी ओवरऑल एक आउटलुक आती है वो ऐसे लगता है कि आप किसी मसल कार में बैठे हुए हैं। खासतौर पे जो इसका सेंटर कंसोल है, जो इसके एसी के स्विचेस हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है ये बड़ी खूबसूरत है। और इसके अंदर पूरी, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया था कि टर्बो वेरिएंट के अंदर जो है वो कलर कम्बिनेशन फ़र्क है। अगर आप ओरियल में बैठेंगे तो आपको अंदर बेज रूम मिलता है, लेकिन टर्बो आरएस के अंदर आपको ये डार्क ग्रे एंड विद रेड स्टिचिंग है। इसी तरह इसका जो रूफ लाइनर है ये भी ब्लैक कलर में है, और ये बड़ा एक कोहेसिव गाड़ी को एक टच दे रहा है, बिकॉज बाहर भी मैंने आपको बताया था कि कई जगह पे पियानो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया। स्टीयरिंग व्हील बहुत मॉडर्न है विद पैडल शिफ्टर्स ऑन इट, उसकी हम एफिशिएंसी और एफिकेसी आपको बाद में चेक करके बताएंगे। सो गाड़ी के अगर मीटर की बात करें तो इसमें 2 पैनल हैं। राइट साइड पे आपको ये नज़र आएगा जो कि गाड़ी का स्पीडोमीटर है, कन्वेंशनल जिस तरह नीडल होती हैं। लेफ्ट साइड पे जो है ये आपको इस तरह लग रहा है कि ये एक मीटर है, बट ये मीटर जो है बेसिकली ये LCD है 7 इंच की, जो कि आप कस्टमाइज़ करके इसके अंदर इसके डिफरेंट ऑप्शन जो हैं उनसे प्ले कर सकते हैं। इधर कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सो आप इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स इसकी आ सकती हैं, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं डिस्प्ले को, कि जी आप इसमें अगर आप चाहते हैं इसमें आपने नो कंटेंट शो करना है तो आप इसको नॉर्मल जिस आम गाड़ी का व्यू कर लें, या अगर आप इसमें कोई डिस्प्ले लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जाके आप लेट्स से आप कहते हैं कि जी मैं इसके अंदर मेंटेनेंस की ऑप्शन देखना चाहता हूँ, तो वो आपको मेंटेनेंस बता रहा है। सिमिलरली आप कहते हैं कि जी मुझे इसके अंदर स्पीड एंड टाइम जो है वो चाहिए, सो ये आपको एवरेज टाइम बता रहा है, आपको टोटल टाइम इसके लिए बता रहा है। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप रेंज एंड फ्यूल पे भी लेके जा सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फॉर्मेशन है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। इसी तरह ट्रिप A और B जो मीटर है ये भी नॉन कन्वेंशनल है। इसके अलावा अगर मैं गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करूँ तो बड़ा वेल लेआउट डैशबोर्ड है। इसका जो खासतौर पे AC नॉब्स हैं ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके साइड पे जो लाइट जल रही है वो भी बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है। ना सिर्फ ये कि आपको ये टेम्परेचर जो है, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपना डिफरेंट जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बाकी इसका जो आपका स्पीड ऑफ फ़ैन है वो भी बड़ा खूबसूरती से आपको डिजिटली इसके डिस्प्ले के अंदर नज़र आ रहा है। और मैंने इसी की परफॉर्मेंस चेक की है गर्मी में, बहुत एम्पल परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी कूलिंग है। ख़ासतौर पर पिछली सीट तक भी इसकी थ्रो है और पिछली सीट के अलहदा भी आपको AC वेंट मिल रहे हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड के राइट साइड पे आपको मीटर की इल्यूमिनेशन जो है उसका स्विच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है, और ऊपर एक और बटन है जो कि आपको होंडा सेंसिंग के जो सारे फीचर्स हैं उनको बंद करने या ऑन करने की जो ऑप्शन भी देता है। होंडा सेंसिंग जो है मैं आपको ड्राइविंग में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा डैशबोर्ड का जो मटीरियल है वो सॉफ्ट प्लास्टिक है, बट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली गाड़ी के अंदर हमने काफ़ी ग्लिचेस हमें नज़र आए थे या उसमें बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ थे। इस गाड़ी में मुझे एज सच डैशबोर्ड के या इसके जो पैनल्स हैं उनमें कहीं ऐसी कोई गैप या कोई अनोमली नज़र नहीं आई। येस, वायरलेस चार्जर जो है ग्लोबल मॉडल्स में आता है, अगर यहाँ पे वो भी देते तो उसकी कमी थोड़ी महसूस होती है। नीचे आ जाएँ तो गियर के साइड पे जो है आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। गियर के साइड पे कंसोल को अगेन इसको थोड़ा कार्बन फाइबर स्टाइल दिया बिकॉज गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देनी थी। उसके नीचे जो है आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिल रहा है, जो कि गाड़ी के इकोन, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है और हैंड ब्रेक होल्ड का जो है बटन है। जो सेंटर कंसोल है इसके अंदर काफ़ी स्टोरेज की कैपेसिटी है, एक ट्रे भी दी हुई है, ट्रे के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा सामान आप रख सकते हैं। एंड ओवरऑल जो सीट की कुशनिंग है ड्राइविंग सीट की वो बड़ी कंफर्टेबल है। मैं एज अ ड्राइवर इस गाड़ी को मैंने लॉन्ग पे भी चलाया है, ट्रैक पे भी चलाया है, सिटी में भी चलाया है, तो ये सीट आपको किसी तरह भी थकाती नहीं है, बल्कि जब आप सीट पर बैठते हैं तो आपको एक बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। सो ओवरऑल दिस इज़ द जो आपको एक मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के आपको जो कॉकपिट व्यू मिलता है वो कैसा है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइट जो है दरवाज़ों में उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। नीचे ड्राइविंग सीट पे भी और पैसेंजर सीट पे भी रात के टाइम ना एक लाइट रेड सी इल्यूमिनेट होती है, और ये अगेन मेरे ख्याल से अगर डैशबोर्ड के अंदर इसके एम्बियंट लाइट देते तो इसके अंदर ज़्यादा बेहतर प्ले किया जा सकता था। बट येट इंसान की जो है ना ख्वाहिशात वो तो लाभ इतना ही है, वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन ओवरऑल ये इसके इंटीरियर का जो मैंने एक आपको फील बताई है, एक अच्छी फील है, एक अच्छी जो है उसकी जो लेआउट है बड़ा खूबसूरत है और बहुत मॉडर्न है। सो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी बात इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि ड्राइव के वक्त इंसान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। एक तो इस गाड़ी में 3 कैमराज हैं, एक फ्रंट है, एक रेयर है और एक ये इंटरनल जो कैमरा है जिसको वेब कैमरा कहा जाता है ये है। दूसरा हेड यूनिट जो है उसका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 9 यूज़ किया गया है। दुनिया में तकरीबन इस टाइम एंड्रॉयड 12 चल रहा है और 13 की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका डाउन साइड है। दूसरा इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मौजूद नहीं है। येट यू कैन कनेक्ट योर फोन, ऑब्वियसली इट्स एन एंड्रॉयड यूनिट, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो टच है या इसकी कनेक्टिविटी है वो बड़ी एफिशिएंट थी। मैंने इसके साथ फ़ोन को भी इस्तेमाल करके देखा है, ऑडियो को भी इस्तेमाल किया है। येस, ऑडियो में अगर आप यूर एन ऑडियो लवर तो इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो 4 हैं, ग्लोबल मॉडल में से ज़्यादा आते हैं, और उनकी जो क्वालिटी है वो भी कोई, अगर आप बहुत म्यूज़िक लवर है तो इतनी टॉप नॉच नहीं है, बट येट मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है। और फ़ोन कनेक्टिविटी
ठीक है, फ़ोन की क्वालिटी भी ठीक है, फ़ोन की नॉइज़ जो आपके मतलब जिसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बड़ी मुश्किल से कई लोकल गाड़ियों में सेडान्स में अक्सर होता ये था कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो ना और ब्लूटूथ पे कर रहे हो तो अगले को आवाज़ नहीं जाती, तो वो भी इसमें ठीक है। बाकी इसके अंदर जो गाड़ी के स्विचेज़ हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे शाम के टाइम लाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अक्सर गाड़ियों में सनरूफ के स्विचेज़ हैं, ये वाली जो जगह होती है ना, ये डेड होती हैं और इसमें कोई लाइट नहीं होती। मैंने ख़ास तौर पे इस गाड़ी को बड़ी एक जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल नज़र से इसको देखा, बट इसके इस जगह भी लाइट मौजूद है और शाम के टाइम भी कहीं भी ये आपको बिल्कुल ब्लाइंड नहीं करती। इसके अलावा इसके जो पावर विंडोज़ हैं ये चारों ऑटो हैं और इसके अंदर एक सेंसर भी है, अगर आपका हाथ या कोई चीज़ बीच में आ जाए तो ये इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर है, ये खुद ही वापस चला जाएगा, विच इज़ गुड। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर हैं। इसकी जो वाइपर हैं उनके अंदर जो शावर है वो बड़ा स्मार्ट स्टाइल का है। पहले आपको गाड़ी के बोनेट के ऊपर नोज़ल मिलती थी या वो जो नोज़ल होती थी वो किसी ऐसी जगह पे छुपी होती थी और आप उसको जब इस्तेमाल करते थे तो पानी एक डिफरेंट जगह से आता था। इसकी जो स्मार्ट वाइपर्स हैं, इसके वाइपर की जो नोज़ल है पानी की वो वाइपर के साथ ही हैं। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर हैं, ऑटो हेडलाइट्स हैं गाड़ी के अंदर एंड होस्ट ऑफ फीचर जो कि मेरा ख्याल है गाड़ी के अंदर वन अप इसको कर लेते हैं कंपटीशन से भी, और मैं साथ साथ आपको ड्राइव में बताता रहूँगा। एक और चीज़ कि मैं आपको बताता चलूँ, बिकॉज ये एंड्रॉयड यूनिट है, इसके अंदर आप सिम भी डाल सकते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी भी है। सो ऑन बोर्ड अगर आप अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करना चाहें या फिर फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करना चाहें या इसके अंदर अपनी सिम डालना चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे लगता है कि ये जिस तरह होता है ना कि इसमें और गाड़ी के अंदर कोई आपस में कनेक्टिविटी उस लिहाज से नहीं है, एक आफ्टर मार्केट चीज़ लगती है। इवन जो इसकी क्लॉक है वो गाड़ी की मेन क्लॉक के साथ सिंक नहीं है, तो इधर का और उधर का टाइम आपको खुद सेपरेटली सेट करना पड़ता है, वरना वन वुड एक्सपेक्ट कि जी एक गाड़ी है, एक मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बनाई है और उसके अंदर वो क्लॉक है तो वो एक तरफ से आप सेट कर दोगे तो होनी चाहिए, बट इसमें वो नहीं होता। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। सो गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है उससे स्टार्ट कर लेते हैं इसके। सो रिवर्स कैमरा जो है इसमें गाइडिंग लाइन्स भी मौजूद हैं। सो आपको गाड़ी अगर पार्क करनी है तो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आप किस जगह पे पार्क होंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा गाड़ी की ड्राइव के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहली चीज़ जो आप गाड़ी में फ़ील करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि टर्बो आरएस जो है वो पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान थी इससे पहले, और इसके फिगर्स जो भी हम आपसे कंपेयर करके बताएंगे, लेकिन एक आपको इंस्टेंट फील जो आती है गाड़ी में बैठ के वो बड़ी एक स्मूथ और सॉफ्ट फील है। तो तकरीबन 1400 किलोमीटर मैं गाड़ी को चला चुका हूँ अब तक, और अब मैं आपको जो सारे फिगर्स बताऊँगा वो इस तजर्बे के ऊपर बेस हैं, जो कि मैंने इस गाड़ी को शहर में भी चलाया है, मैं इस गाड़ी को हाईवे पर भी लेके गया हूँ, और ख़ास तौर पर बिकॉज इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड जो है वो इतना मुझे लगा था कि थोड़ा एग्रेसिव है, तो मैं उसको टेस्ट करने के लिए इसको ट्रैक के ऊपर भी लेके गया हूँ। तो सबसे पहले अगर हम सड़क के ऊपर बात कर लें कि इसकी जो फील है, बिकॉज हमारे यहाँ पे सड़कों पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, तो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स कैसा है। तो अभी हम एक खड्डों वाली सड़क से गुजर रहे हैं, बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट है। हालांकि अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि जी गाड़ी जो है अगर थोड़ी बहुत स्पोर्टी साइड पे हो, या सिविक के बारे में जनरली ये ख्याल था, बिकॉज कंफर्ट और हैंडलिंग दोनों का हमेशा से जो एक ट्रेड ऑफ रहता है कि अगर आप ज़्यादा कंफर्ट कर देंगे तो हैंडलिंग इसकी बुरी हो जाएगी। बट इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट भी है और साथ साथ मैंने ट्रैक के ऊपर आपको दिखाएंगे हैंडलिंग का भी यूज़ करके देखा है। सो दोनों बहुत जिसे कहें ऑप्टिमल तरीके से इसका ख्याल रखा गया है। ओवरऑल गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ है। एक्सेलरेशन वाइज भी गाड़ी जो है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि टर्बो आरएस बीइंग द फास्टेस्ट सेडान इन द कैटेगरी, तो आपको कहीं भी ये लैग फील नहीं कराती। एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट जब टर्बो सबसे पहले 2016 में लॉन्च हुई थी और उसके साथ फ्यूल के और नॉकिंग के बड़े इश्यूज थे, तो लोगों का ख्याल था कि जी टर्बो सिर्फ हाई ऑक्टेन पे चलेगी, लेकिन जब आरएस आई थी तो उसको उन्होंने दोबारा से रीमैप करके उसके अंदर जो एडवांसमेंट की थी, और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आरएस का भी रिव्यू किया था लास्ट, तो उसमें भी मैंने हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नहीं किया था। इस गाड़ी को तकरीबन 1400 किलोमीटर मैंने चलाया है और 0 मीटर से लेकर 1400 किलोमीटर तक मैंने इसमें कोई हाई ऑक्टेन नहीं डाला, रेगुलर फ्यूल डाला है, कहीं गाड़ी ने नॉक नहीं किया। खास तौर पे अगर आप इसको इसमें से हाई परफॉर्मेंस भी लेते हैं, इसको पैडल शिफ्टर मैंने भी डाउन शिफ्ट किया है, सो आपको इंजन की रेव नज़र आएगा लेकिन कहीं नॉकिंग नहीं फील होगी, और गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो इंस्टेंट है। और जिसके पैडल शिफ्टर हैं मैं उनकी परफॉर्मेंस से बड़ा खुश हूँ, खास तौर पे अगर मैंने अभी इसको डाउन शिफ्ट करना है। सो ये आप पैडल शिफ्टर की मदद से आप ब्रेकिंग भी कर सकते हैं बड़े आराम से, विच इज़ वेरी गुड। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो शहर के अंदर इस गाड़ी ने मुझे 9.5 से 10.5 की एवरेज दी है, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, कि रश ज़्यादा है या गाड़ी को मैं ज़्यादा पुश कर रहा हूँ ऑन एवरेज, तो वो 9.5 की एवरेज देती है। अगर मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ तो 10.5 से 11 के दरमियान की एवरेज है। 11 वाला तो है बहुत ही, अगर आप प्यार से चलाएँ। लॉन्ग के ऊपर अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएंगे, हाई रेव नहीं करते,
बिल्कुल प्यार से चलाते हैं, 120 पे आप इसका क्रूज़ यूज़ करते हैं, तो तकरीबन ये लॉन्ग के ऊपर आपको एवरेज देती है 14 से 14.5 के दरमियान, विच वाज वेरी इंप्रेसिव। और अगर आप इसको पुश करते हैं, इसकी ड्राइविंग का डिफरेंट मोड्स जो है उनको भी इंजॉय करते हैं और गाड़ी को ज़रा एक जिसे कहते हैं ना विद हैवी फुट चलाते हैं, तो ये आपको 12 से 12.5 की एवरेज देती है, विच इज़ नॉट बैड। सो होंडा सेंसिंग की जो फंक्शन है वो मैं आपको चेक कराने के लिए इसको रिंग रोड पे चला लेते हैं और मैं इसका क्रूज़ लगाता हूँ। लेट्स से मैंने इसको 100 पे क्रूज़ को सेट कर दिया। सो इसको मैंने 100 पे सेट कर दिया है क्रूज़ को। अब मैं ये 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ। अगर मेरे आगे कोई गाड़ी आएगी तो मैंने ये ब्रेक से और रेस से पाँव हटा लिया। तो पहला फंक्शन जो है वो तो इसका मैंने आपको बताया था कि जो है ना होंडा सेंसिंग के अंदर बेसिकली 4-5 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है वो अडेप्टिव क्रूज़ का है। मैंने इस गाड़ी को क्रूज़ पे लगा दिया है 100 के ऊपर। अब कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट जब मेरे सामने आएगा तो मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी और जब वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो ये 100 की स्पीड के ऊपर वापस जो है उसको रीगेन कर लेगी। सो अभी मेरे सामने गाड़ी आ रही है, सो ये गाड़ी आ गई है, बट वो मेरे से ज़्यादा स्पीड पे, इसलिए उसने अपनी 100 को मेंटेन रखा है। अब एक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि प्रीसीडिंग कार जो है ये उसकी स्पीड को भी गेन करके उसके साथ जो है परफॉर्म कर रही है। अभी आगे पुलिस वाले ने उसको रोका, ये ऑटोमेटिकली वो गाड़ी रुकी और ये मेरी गाड़ी भी खुद ही ब्रेक हो गई और जो ही वो गाड़ी साइड पे हुई मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाई, ये रीगेन हो गया। सिमिलरली अब मैं रीगेन कर रहा हूँ, आगे मेरे एक और गाड़ी जा रही है, अभी हम देखते हैं। सो इट विल ट्राई टू अप्रोच 100, ये 100 को अप्रोच करेगी जो कि मैंने इसे क्रूज सेट किया हुआ है। अभी मेरे आगे गाड़ी मुझे नज़र आ रही है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाई, इसने ऑटोमेटिकली स्पीड को आहिस्ता कर लिया और उसकी स्पीड के मुताबिक स्मार्टली अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको इंडिकेटर दे के राइट पे अपनी लेन चेंज करूँगा तो मेरे सामने से वो गाड़ी हट गई एंड नाउ यू विल सी कि गाड़ी अपनी स्पीड को रीगेन कर रही है। सो ये इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। ये आ गया पहला फंक्शन होंडा सेंसिंग का। तो आपको कहीं भी इसको ब्रेक खुद करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी और दोबारा रीगेन कर लेगी। दूसरा फंक्शन है लेन मिटिगेशन का या लेन असिस्ट का। अब अगर मैं बगैर इंडिकेटर दिए हुए अपनी लेन चेंज करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे गाड़ी के मीटर के अंदर एक वार्निंग आएगी, ये लेन डिपार्चर, और ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया। उसने हमें बताया कि मैं लेन डिपार्ट कर रहा हूँ विदाउट गिविंग सिग्नल। दोबारा करते हैं तो ये दोबारा उसने मुझे वार्निंग दी। यही चीज़ अगर मैं इंडिकेटर दे के करूँगा तो आप देखेंगे कि कोई वार्निंग नहीं आएगी। सो ये इसका जो होंडा सेंसिंग का दूसरा फंक्शन था लेन मिटिगेशन वाला और लेन असिस्ट वाला, कि वो आपको बताती है कि आप लेन से बाहर निकल रहे हैं। तीसरा फंक्शन जो है वो ऑन गोइंग ट्रैफिक के लिए है कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं और अगर आपके आगे ट्रैफिक है तो आप, अक्सर लोग होता है फ़ोन में बिजी होते हैं, तो ये आपको जब अगली वाली गाड़ी मूव करेगी तो आपको खुद ही बता देगी कि अगली गाड़ी मूव करेगी, प्रीसीडिंग कार आप आगे चलेगी तो आप भी मूव करें। चौथा फंक्शन जो है वो कोलिजन जो है उसको अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग का है। सो अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट से या किसी गाड़ी से आप करीब जा रहे हैं और गाड़ी को ये फील होता है, जो उसके सेंसर हैं, होंडा सेंसिंग के यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, तो वो क्या आप ब्रेक नहीं करें तो आपको वार्निंग देना शुरू कर देती है। और अगर आप फाइनली ब्रेक नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो कोलिजन जो है ना उसको अवॉइड करने के लिए खुद ब्रेक लगा देगी। 4 फीचर हो गए। और 5वां फीचर जो है वो इसका ऑटोमेटिव हेडलाइट्स का है। हेडलाइट्स इसकी जो है, अगर आपने लेट्स से रात को अंधेरे में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली हेडलाइट को तेज़ कर देगी। और अगर आप ये सामने कोई ट्रैफिक को गाड़ी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको ऑफ भी कर देगी। सो मैंने आपको होंडा सेंसिंग के 4-5 जो फीचर हैं वो बता दिए। होंडा सेंसिंग का बेसिकली जो हेड यूनिट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अक्सर लोग जो है वो रडार ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ तो नीचे बम्पर में होगा या एम्बलम के साथ लगा होगा, बट इसका जो सारा फंक्शन होंडा सेंसिंग का यहाँ पे है। इससे मुझे याद है कि इसका जो रेयर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग है। सो आपको इसके लिए मैनुअली जो है एडजस्ट नहीं करना पड़ता। अगर पीछे से कोई लाइट दे रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको आप यहाँ से बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपको ड्राइविंग के अंदर जो होता है ना एक डिस्क प्लेयर जो है वो नहीं मिलेगा और आप बड़े सुकून से गाड़ी चला सकते हैं। सो गाड़ी की अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, गाड़ी के अंदर व्हीकल स्टेबिलिटी सिस्टम, VSA, EBD, ABS, डुअल एयर बैग्स हैं और इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट है। तो ये तमाम फीचर्स जो है वो गाड़ी की जो है ना सेफ्टी जो है उसको काफ़ी बेहतर बनाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो सिविक के बारे में लोगों को हमेशा लगता है कि सिविक की ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो थोड़ी हमेशा कम होती है, क्योंकि इसकी जो पैसेंजर हाइट है ना वो अगर आप कंपैरेटिव प्रोडक्ट से देखें या मार्केट में दूसरी सेडान से देखें तो जब आप बैठे होते हैं तो पैसेंजर का जो सीट लेवल है वो थोड़ा नीचे होता है और साइकोलॉजिकली भी लोगों को लगता है कि ये गाड़ी जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स पर गुजार के देखा है। अगर कोई बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो उस पर आपको इसको थोड़ा ध्यान से गुजारना पड़ता है मनूवर करके, वरना नॉर्मल स्पीड ब्रेकर पे बगैर लगे ये गाड़ी बड़े आराम से गुजर जाती है। अब हम आपको इसका 0 to 100 जो है वो फिगर टेस्ट करके बताते हैं।
तो जब भी नई सिविक आती है दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जी मैं होंडा लेसा हूँ, वो तो उन्होंने होंडा लेनी है। दूसरे वो होते हैं जिनको पुरानी सिविक का जो रोमांस है ना वो अपनी तरफ खींच रहा होता है, और वो हमेशा कहते हैं कि यार पुरानी जो पिछली यानी जनरेशन गुजर रही होती है, और ये हमेशा से होता आ रहा है। जब रीबॉर्न थी कि जी जो उससे अगली आई थी रीबर्थ के, नहीं जी रीबॉर्न ज़्यादा बेहतर थी। जब रीबर्थ से सिविक 10th जनरेशन आई तो उन्होंने कहा नहीं जी रीबर्थ बेहतर थी। सो इस दफ़ा 10th जनरेशन से जब 11 का ट्रांजिशन हुआ तो मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा कि पिछली वाली जो है वो इससे बेहतर थी। दिस मीन्स कि होंडा का जो डिज़ाइन है, होंडा के इंटीरियर एक्सटीरियर की जो लुक है, उससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस रिव्यू में मैंने ये कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वेरिएंट, या जनरली ऑटो मार्केट में जो आपके कंपैरेटिव प्रोडक्ट मौजूद है। अगर हम देखें ग्लोबली इस गाड़ी की जो NCAP रेटिंग है वो 5 है, और होंडा ने अपने इश्तिहारों में, या मैं देख रहा था होंडा की जो लॉन्च सेरेमनी है उसने इसकी सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। बट विद द कैविएट, पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी जो है इसमें 2 एयरबैग है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो NCAP रेटिंग है वो वही है जो कि ग्लोबल गाड़ी की है। तो अगर हम इसका प्राइस कंपैरिजन करें तो कंपटीशन के अंदर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जो कि क्रॉसओवर और SU मार्केट में आती हैं, और वो कंज्यूमर की चॉइस जो है वो ज़रूर उसमें उसको कंसिडर करेगा। सो अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूँ तो होंडा के जो 3 वेरिएंट आ रहे हैं, अगर मैं उसकी कंपैरिजन करूँ तो जो बेस वेरिएंट है वो कॉर्पोरेट मुझे लगता है सेल में जाएगा, बिकॉज कार विद 5.1 प्राइस टैग, 5 मिलियन प्लस प्राइस टैग, बट उसमें सनरूफ भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी मार्केट में उसकी इतनी जो है ना जो है लोगों की इतनी डिमांड उसके लिए आएगी। जो मिड वेरिएंट है, जो ओरियल है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो है ना वेरिएंट सिविक का वो होगा। उसमें वो लोग जिन्होंने ड्राइवर को देनी है, फैमिली इस्तेमाल में करनी है, और उससे परफॉर्मेंस जो अचीव नहीं करना चाहते, उनके लिए वो गाड़ी मेरा ख्याल है आइडियल है। बट फॉर समबडी हु इज़ अ फ्रीक, जिसको स्पीड का शौक है, जिसको परफॉर्मेंस का शौक है, या जो कि ऑटो इंथ्यूजियास्ट है और उसको गाड़ी से मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेने का शौक है, टर्बो RS उसके लिए। इस गाड़ी के अंदर जो हॉर्स पावर है वो तकरीबन 176 है, और इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 220 है, एज अपोज टू जो ओरियल है वो 127 के करीब हॉर्स पावर है। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि दोनों गाड़ियों का इंजन सेम है तो इसके हॉर्स पावर का इतना फ़र्क क्यों है? इंजन सेम है, गियर फ़र्क है। इसके अंदर LLCVT है, उसके अंदर MCVT है। दिस इज़ LLCVT, और इसके अंदर 7 स्पीड ट्रांसमिशन है, और इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी हैं। जबकि जो बेस वेरिएंट में और ओरियल है उसके अंदर MCVT गियर है जो कि 6 स्पीड है, और उसके हॉर्स पावर और जो न्यूटन मीटर टॉर्क फिगर है वो भी इससे कम है। अगर आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं या प्राइसिंग देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाके आप अपनी मर्जी का वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑन रोड प्राइस भी जान सकते हैं, अपने स्पेसिफिक सिटी में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑन रोड वो गाड़ी कितने की पड़ेगी ये भी जान सकते हैं आप। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर प्राइस को कंसिडर करें, जो 6150 इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है और 62 लाख रुपीज़ जो है तकरीबन एक्स शोरूम प्राइस है, सो वन वुड एक्सपेक्ट कि जो ग्लोबल गाड़ी जो आ रही है 11th जनरेशन सिविक, उसमें जो जो ऑप्शन है ये उन तमाम से लोडेड होगी। बट ऐसा नहीं है, जैसा कि इसमें 2 एयरबैग हैं, उसमें 6 आते हैं, इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है, इसमें स्पीकर 4 हैं, उसमें 6 हैं, इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं है, यहाँ पे पीछे कोई USB कनेक्टिविटी नहीं है, और इसके अलावा जो अगली दोनों सीटें हैं वो भी इलेक्ट्रिक नहीं है। तो इस तरह की तमाम फीचर्स जो हैं इस प्राइस टैग के साथ जो है ना उनका ना होना थोड़ा मेरे जो है ना समझ से बाहर लगता है। क्योंकि जब ये गाड़ी की इनिशियल प्राइस आई थी और हमने लोगों को बताया था कि सिविक जो है 50 प्लस जा रही, तो लोग बड़ा सरप्राइज थे। बट एक जगह ये भी बात हो रही थी कि गाड़ी में बहुत से फीचर्स हैं, जैसे होंडा सेंसिंग और तमाम ऐसे लोडेड फीचर्स होंगे कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ओवरवेलम हो जाएगा। सो ये मैंने आपको इसका होंडा सेंसिंग हाईवे पे चेक करके दिखा दिया, इसके डिफरेंट मोड्स के बारे में बता दिया। बट जो इसका स्पोर्ट्स मोड है, मेरा ख्याल है उसका अगर हमने उसके साथ जस्टिफाई करना है या उसको चेक करना है तो उसके लिए हमें गाड़ी को एक ट्रैक पर ले जाना पड़ेगा, और हम आपको ट्रैक पर ले जाके इसकी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी चेक कराते हैं। तो मैं अब इसको लेके आया हूँ यहाँ पे ऐसे गार्डन में ट्रैक के ऊपर, और चेक करते हैं कि कैसे परफॉर्म करती है। सो अभी पैडल शिफ्टर के थ्रू इसको अभी कॉर्नरिंग के ऊपर आपको आवाज़ आ रही होगी, ये आवाज़ ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑन हुआ है, एक्टिव हुआ है। अगेन ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिव हुआ है। अगर आपने इसको ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियसली ये पीछे से ग्रिप छोड़ेगी। यहाँ पे ट्रैक के ऊपर ऑटोमेटिकली इसने अपनी हेडलाइट भी तेज़ की है, क्योंकि इसमें ऑटो हेडलाइट का फंक्शन भी है।
यहाँ पे अब अंधेरे में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी हेडलाइट को ये भी तेज़ कर दिया गाड़ी ने। सो ट्रैक के ऊपर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक सेडान की नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स कार की है। और ये पैडल शिफ्टर से अब आप इसकी डाउन शिफ्ट बड़े आराम से डाउन शिफ्ट करती है। अब इस ट्रैक्शन को ऑफ करके भी देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करती है। ट्रैक्शन को ऑफ करते हैं, अब देखते हैं क्या करती है। अगर आप इसको देखें ट्रैक पे जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसको मैंने हर कॉर्नर पे फुल रेस के साथ और फुल स्पीड के साथ फेंका है, गाड़ी कहीं निकली नहीं है, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। सो ना सिर्फ ये गाड़ी सड़कों के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर, शहर के अंदर अपनी स्टेबिलिटी में पूरी है, बल्कि ट्रैक के ऊपर भी आप इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार इन द ट्रैक मोड। और स्पोर्ट्स मोड के ऊपर अभी ऑटोमेटिकली इसने फिर अपनी लाइटें तेज़ कर दी हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आप इसकी जो पैडल शिफ्टर है उसकी भी एफिशिएंसी देख सकते हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना ऑप्टिमल, उसकी जो शिफ्ट है ना वो बड़ी अच्छी है और आपको ब्रेकिंग में भी हेल्प करती है। और अभी आप उसकी ब्रेक टेस्ट करके दिखाते हैं। सो इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल विद इन सेकेंड्स। इन द एंड मेरा ख्याल है होंडा की जो टैग लाइन है कि होंडा सिविक 2022 इज़ अ क्लास दैट शाइन थ्रू, आई थिंक इट्स ट्रू, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आने वाली पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली किसी भी सेडान में मौजूद नहीं है। येट इसमें जो कमियां हैं मैंने वो आप लोगों को बताई हैं, और मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इटरेशंस के अंदर कंपनी उसके अंदर मजीद बेटरमेंट लेके आएगी। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Parkville.